क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा 10th हो गया था, बस 9th और 12th, 9th और 12th, दैट्स इट, वेरी गुड। अच्छा 9th क्वेश्चन ना बस छोड़ दो, बातें नहीं करो आप। क्वेश्चन नंबर 9 जितना देखने में ये इजी लगता है, जितना देखने में डिफिकल्ट लगता है ना ये, द ओनली प्रॉब्लम विद क्वेश्चन नंबर 9 इज कि ये ना समझ नहीं आता क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में, ठीक है। द फिगर इज नॉट क्लियर, अदरवाइज दिस क्वेश्चन इज नॉट दैट डिफिकल्ट। एक्सरसाइज 10.5 सर्कल्स का। अब तक अगर सर्कल्स के क्वेश्चन देखोगे एक ही चीज बार बार रिपीट होती है, सेम सेगमेंट, इतने ही क्वेश्चंस को आप बार बार रिवाइज कर लो, रट लो, काफी होगा, आपका फाइनल कवर हो जाएगा। समझ में आ गया? इसमें एक्स्ट्रा कुछ खास हम नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो सिर्फ एग्जाम्पलर से, राइट। क्वेश्चन नंबर 9 सिर्फ इसकी एक फिगर है जो ड्रॉ करनी सबसे मुश्किल है। अगर इस फिगर को समझ लेते हो, ये क्वेश्चन सिर्फ 2 स्टेप्स में सॉल्व होता है। तो फिगर कैसे ड्रॉ करनी है, पहले आप 2 सर्कल्स ड्रॉ करो, ठीक है। ये 2 मैंने सर्कल्स ड्रॉ किए हैं लाइक दिस। 2 सर्कल्स हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट बी एंड सी। इसकी फिगर को देखोगे ना कुछ समझ नहीं आएगा, आपने इसकी फिगर नहीं देखनी है अगर ये पेपर में आता है, ठीक है। आपने सिर्फ इसमें पढ़ना है कि देखो 2 इंटरसेक्टिंग सर्कल्स बनाए हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट्स है बी एंड सी पर। उसके बाद क्या हुआ, उसने कहा है थ्रू बी 2 लाइन सेगमेंट्स ए बी डी एंड पी बी क्यू। अब बी से ना 2 लाइन सेगमेंट्स आपने ड्रॉ करनी है, एक है पी बी डी, पी बी क्यू। तो कुछ इस तरह से ना, एक लाइन सेगमेंट गई, ठीक है, एंड एबीडी। ये पहला क्वेश्चन होगा जिसकी फिगर ना आपको कंफ्यूज ही करेगी, इजी नहीं करेगी काम आपका। सबने लिख लिया? किसका पेन है ये? किस किसका हो गया? सेक्रेड हार्ट, केवीएम, डीएवी, सेक्रेड हार्ट बीआरएस नगर, इंडस वर्ल्ड, और कौन है बच्चे? बीपीएस। और तुम भी लिखो अपना। हाँ बताएंगे। सबका हो गया? डीएवी का हो गया? किसने लिखा है डीएवी का? नहीं लिखो भी, ठीक है। तो ये आ गया हमारा एबीडी। अब तक फिगर समझ में आ गई ना? आपके 2 लाइन सेगमेंट्स बन रही है टू इंटरसेक्ट एट ए डी पी क्यू। सर्कल्स के ना मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट्स आ गए इन लाइन सेगमेंट्स के, ये वाले पॉइंट्स आ गए 4। अब उसने कहा है इसके बाद कुछ नहीं देखना, टू प्रूव में उसने कहा है टू प्रूव दैट एंगल ए सी पी इज इक्वल टू एंगल क्यू सी डी। ए सी डी, तो ए सी और डी, ए सी पी सॉरी, ए सी पी, तो मैं इसको ज्वाइन कर देती हूँ। ACP is equal to QCD। ठीक है, ये सारी झंझट ना इसी इसी एक प्रॉब्लम से हुआ है जो आपसे एंगल्स पूछे गए हैं। सबसे इजी प्रूफ है, सिर्फ फिगर समझनी मुश्किल है, 2 स्टेप्स का प्रूफ है इसका। देखेगा, मुझे भी लगता है क्या होगा। पहली बात तो ये एंगल दिया है और ये, तो विल राइट गिवन ऑल्सो, गिवन भी लिख लो, फिर इरेज कर देंगे। लिख दिया था? थैंक यू बच्चा, लिखा हुआ है कोई भगवान। क्वाड्रिलेटरल सबका, केवीएम का, अच्छा ये सब है, क्वाड्रिलेटरल दिया, चलो नंबर सिस्टम भी है, पॉलिनोमियल भी। क्वेश्चन नंबर 9 गिवन 2 सर्कल्स, पूरा जो लिखा हुआ ना वैसे ही लिख देना। 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट्स बी एंड सी। कितना आता था पेपर? लास्ट जो क्वेश्चन टाइम हो गया। लास्ट क्वेश्चन 2 लाइन सेगमेंट्स जो गिवन लिखा हुआ ना वैसे ही लिख दो, कुछ नहीं है इसमें। 2 लाइन सेगमेंट्स ए बी डी एंड पी बी क्यू
आर ड्रॉन टू इंटरसेक्ट द सर्कल्स। बस ये सब लिख दोगे, काफी है इतना, ठीक है। सृष्टि कौन से स्कूल से है ना? आपको सिलेबस अभी नहीं मिला है अपना, सिर्फ वही रह गया आपको, ठीक है ना? चलो मैं यहाँ पे कॉलम बना देती हूँ, इन केस आई नीड टू राइट डाउन। इसमें ना दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अंडरलाइन कर लेना हमें क्या जो इंपॉर्टेंट दिया हुआ है। मैं रेस कर रही हूँ गिवन टू प्रूफ, ठीक है। गिवन तो जैसे आपकी स्टेटमेंट लिखी हुई है ना क्वेश्चन की, वैसे ही आपने लिख देनी है बिल्कुल, और कुछ नहीं हमें दिया हुआ, क्योंकि गिवन में कुछ है भी नहीं हमें। आपको दिया हुआ है 2 लाइन सेगमेंट्स एबीडी एंड पीबीक्यू। ये लाइन सेगमेंट्स कैसी हैं? ये दिया हुआ है पी बी क्यू, और ये है ए बी डी। क्या करेंगे आपस में ये? हाँ जी, अब लाइन एंड एंगल चैप्टर 6। दो लाइंस जब इंटरसेक्ट करती है तो क्या होता है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो कौन से वाले ये एंगल्स? ये और ये। सब सर्कल्स को हटा दो, आपके ये दो एंगल्स इक्वल है। ए बी पी दिख रही है ना यहाँ से लाइन, ए बी पी, और दूसरी दिख रही है क्यू बी डी। दिख रहा है सबको? बस एक यही चीज है जो समझनी है हमें। समझ में आ गया? सर्कल्स के सेंटर गिवन है आपको, है ना? नहीं गिवन है हमें सेंटर। तो जब मैंने कहा था सेंटर्स नहीं गिवन होते ना, तो एक ही थ्योरम काम आती है, वो कौन सी? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। आपने ये एंगल भी लिखवा नहीं रही हूँ, सिर्फ समझा रही हूँ। यहाँ पे अगर आपने ये लिखा, ये वाला एंगल, ये वाला पॉइंट, ये वाला एंगल था, है ना? इसके साथ कोई और एंगल बनता है, ये बना। इसके एंड पॉइंट्स क्या है? एक पी और एक ए। बन गया ये वाला एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। कैन यू सी? ये यहां से जा रहा है, फिर मैंने बिना पेन उठाए यहां से मूवमेंट की। आर दे एंगल्स इन द सेम सेगमेंट? समझ में आ गया? ठीक है ना? तो इसका मतलब मेरा एंगल्स इन सेम सेगमेंट में ये वाली चीज और ये वाले दोनों आ गए, ठीक है। दीज टू कम इन एंगल्स इन सेम सेगमेंट। दूसरा कौन सा था? ये वाला। इसके एंड पॉइंट्स क्या है? डी और क्यू। तो इसका एंगल इन सेम सेगमेंट कौन सा हुआ? डीसी क्यू ही तो प्रूव करना था। समझ में आ गया? मोस्टली क्योंकि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, जब हमें सेंटर ही डिफाइन नहीं किया हुआ, एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस एंगल एट द सर्कमफ्रेंस, जो हम रूल पढ़ते हैं, है ना? तो अगर हमें वो चीजें डिफाइन ही नहीं की हुई, तो हमारे पास सिर्फ एक ही रूल रह जाता है, और वो कौन सा होगा? या तो कॉर्ड्स इक्वल एंगल बना रही है, वो कुछ कर सकते हो, या मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, मेजोरिटी अगर मैं देख के चलती हूँ, तो हमारा होगा एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, ठीक है। तो हम लिखेंगे प्रूफ में। अब मैं थोड़ा सा इसको इलेबोरेट तो करवा रही हूँ, इतना इलेबोरेट चाहे ना भी लिखो, पर समझने के लिए कि ए बी डी एंड पी बी क्यू इंटरसेक्ट at point B. Therefore, angle ABP is equal to angle QBD. क्यों होंगे ये? बस प्रूव हो चुका है ये, जब आपने वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कहे। फिर लिखोगे ऑल्सो एंगल ABP is equal to angle ACP and angle अब QBD is equal to angle DCQ QCD। जो प्रूव करना है ना, जैसे लिखा हुआ वही लिख दो, और इसके आगे हम लिखेंगे एंगल इन द सेम सेगमेंट। हाँ जी। अब ये ले लो 1, इसको ले लो 2, इसको ले लो 3, फ्रॉम 1 to 3। हो गया प्रूफ। सर्कल्स के क्वेश्चन मोस्टली ऐसे हैं जो आराम से यहां बैठो ना, मतलब 2-3 बार रिवाइज करो, आपको याद हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है सर्कल्स में, सिर्फ इसलिए मुश्किल है क्योंकि पहली बार कर रहे हैं हम, और हमें लास्ट में करवाया जाता है। चैप्टर 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ था, है ना? और इतनी बार उसके टेस्ट दे दिए, तो अब लगता है इजी है। चैप्टर 2 फिर भी समझ में आना शुरू हो जाता है, बाय द टाइम सितंबर भी पास हो गया। सर्कल्स मुश्किल पता क्यों लगता है? करवाते हैं दिसंबर में है या जनवरी में, आधों को तो सिलेबस में नहीं है, तो जनवरी में करवाएंगे, और साथ ही पेपर्स आ गए, राइट? आपकी रिवीजन उतनी नहीं होती है। बताओ ये क्वेश्चन जो है, अब मैं लिख रही हूँ हैंड्स प्रूव, बताओ कितना मुश्किल क्वेश्चन है ये। और अगर आप सर्कल्स देखो, तो वही 2-4 बातें बार बार रिपीट हो रही है।
समझ में आ गया? अभी तो एक चैप्टर डिलीट किया हुआ है, पोस्ट कोविड एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स। अगर ज्योमेट्री वो भी होती तो सोचो क्या हाल होता तुम्हारा, है ना? तो मेक श्योर जितना सिलेबस हमारे लिए नहीं है, इट इज अ गुड साइन फॉर अस कि हमारे लिए अच्छा ही है एक चैप्टर डिलीट हो गया, अदरवाइज ज्योमेट्री का एक और पोर्शन हमारे पास आता। तो अभी जितना हमारे पास काम है उतने उतने में ही सिर्फ अपनी एनसीईआरटी रिवाइज कर लो, ज्योमेट्री में खासकर। ज्योमेट्री में ओनली गो फॉर एनसीईआरटी। कुछ नहीं होता, आपके वही सब रूल्स होते हैं। एनसीईआरटी रिवाइज करने का मतलब यह है कि एक ये 12 क्वेश्चन पहले रट लिए, जब ये 12 क्वेश्चन समझ में आने शुरू हो जाएंगे, आपको कुछ और दिया जाएगा तो इसके साथ लिंक भी होगा, वो यही रूल्स बार बार यूज होंगे ज्योमेट्री के स्पेशली, तो वही सब चीजें आपको समझ में आना शुरू हो जाता है। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे अभी मत जाओ कि मुझे अभी सर्कल्स के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करने हैं। एक्स्ट्रास करो चैप्टर 1 के या लीनियर इक्वेशंस के या क्वाड्रिलेटरल्स का भी सिर्फ बुक कर लो, काफी है, उतने तो कर लो। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ये वही चीज है जो आपने ये किया था, साइक्लिक पैरेललोग्राम कर लिया था ना? हाँ, फिर कौन सा रहता है? क्वेश्चन नंबर 8 रहता होगा। इफ नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम आर इक्वल, प्रूव दैट इट इज साइक्लिक। ये नहीं करवाया होगा। 12 तो मुझे लगता है करवा दिया कि एक साइक्लिक भी है, पैरेललोग्राम भी है। ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, तो ईच एंगल हैज कम आउट एज 90 डिग्री एंड प्रूव, है ना? क्वेश्चन नंबर 8 पे आओ, ये नहीं करवाया होगा। इसमें ना इसमें वर्ड क्या मेंशन किया हुआ है, आपको कौन सी फिगर मेंशन की हुई है? ट्रेपीजियम। अच्छा, ज्योमेट्री के ना कुछ फिक्स से रूल्स होते हैं। ट्रेपीजियम में अगर कुछ भी प्रूव करना है तो मैंने क्या कहा था, क्या करना होता है? हमेशा पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्शन बनती है। समझ में आ गया? ट्रेपीजियम में अगर कुछ भी प्रूव करना है, याद होगा आपका क्वाड्रिलेटरल्स का ही एक क्वेश्चन था जिसमें, या लाइंस एंड एंगल्स में था, क्वाड्रिलेटरल्स में था, क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 8.1 का, है ना? जिसमें ट्रेपीजियम पे पैरेललोग्राम बनाया था। द ओनली डिफिकल्ट क्वेश्चन आई वुड से इन दैट एक्सरसाइज। इसमें था कि लाइंस एंड एंगल्स में था? ट्रायंगल्स में बताओ। क्वाड्रिलेटरल्स में है, क्वेश्चन नंबर 12 8.1 का, है ना? हीरोन्स फॉर्मूला में आपका डिलीट हो चुका है क्वाड्रिलेटरल्स वाला, वरना उसमें भी हम पैरेललोग्राम बना के सॉल्व करते थे। आगे कोई भी क्वेश्चन आपके पास आएगा जिसमें ट्रेपीजियम होता है, या तो उसका एरिया निकालने को कहा जाए कि डायरेक्ट फॉर्मूला है, अगर उसमें कुछ भी प्रूव करने को कहा जाता है ना, तो ट्रेपीजियम बाय डिफॉल्ट पैरेललोग्राम को यूज करता ही है। एक ये रूल बांध लेना, कुछ ना कहीं पहुंच जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है इफ नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम का है तो हाउ मेनी पैरेलल साइड्स आर देयर? 2 पैरेलल साइड्स बच्चे, 1 पेयर या 2 पैरेलल साइड्स। हाउ मेनी पैरेलल साइड्स? 2 पैरेलल। बाकी दोनों क्या होती है? नॉन पैरेलल। अगर वो पैरेलल होगी तो ये ट्रेपीजियम नहीं रहेगा, ये पैरेललोग्राम बन जाएगा, है ना? तो हमने क्या करना है, इसको पैरेलल बनाने के लिए और ट्रेपीजियम रखने के लिए दीज 2 पैरेलल साइड्स शुड बी ऑफ अनइक्वल लेंथ। क्योंकि पैरेललोग्राम में आप क्या कहते हो कि जहां साइड इक्वल और पैरेलल हो गई वो पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो ट्रेपीजियम ही बना रहे, इसके लिए हम क्या करेंगे? नॉन पैरेलल, जो पैरेलल साइड्स हैं, इट शुड बी ऑफ अनइक्वल लेंथ। समझ में आ गया? पैरेलल साइड शुड बी ऑफ अनइक्वल लेंथ। अब ये मैंने ट्रेपीजियम ड्रॉ किया जिसमें कि नॉन पैरेलल साइड्स वर इक्वल, तो ABCD इज अ ट्रेपीजियम। और जब भी आपने ट्रेपीजियम लिखना है ना, तो बताना है कौन सी साइड पैरेलल है। यहाँ पे कुछ भी नहीं फिगर दी हुई, वरना दिया होता है। तो हम लिखेंगे ट्रेपीजियम ABCD, AD इज पैरेलल टू BC, जो मेरी नेमिंग है, नेम के हिसाब से, एंड AB इज इक्वल टू BC। नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, हमें अब प्रूव करना है कि ये ट्रेपीजियम ना एक सर्कल के अंदर ड्रॉ हो सकता है, या इसके आउटसाइड में एक सर्कल बन सकता है जो वर्टिसेस से पास करे। टू प्रूव दैट ट्रेपीजियम ABCD इज साइक्लिक। अच्छा, साइक्लिक कैसे प्रूव होगा? ये ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, तो मुझे प्रूव करना है। अब ये तो हुआ इंग्लिश फॉर्म कि ट्रेपीजियम साइक्लिक है। हमें साइक्लिक नहीं समझ में आता, हमारी मैथ्स लैंग्वेज में कहती है कि साइक्लिक कब होता है? व्हेन ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। आप किसी को कहोगे ना साइक्लिक है, तो वो कहेगा ठीक है साइक्लिक है, लेकिन जो मैथ्स का बच्चा होगा जिसने पढ़ लिया है वो कहेगा साइक्लिक का मतलब ये है ना? साइक्लिक क्या? ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री।
साइक्लिक का मतलब है कि इसके अराउंड सर्कल ड्रॉ हो सकता है। वो कैसे हम पता करेंगे? सर्कल तो बनाने नहीं बैठेंगे। तो सबसे इजी वे मैंने आपको कहा था क्या होता है साइक्लिक को चेक करने का, ऑपोजिट एंगल शुड बी सप्लीमेंट्री। ठीक है, अब ये कैसे करना है? कंस्ट्रक्शन, ऑफ कोर्स मुझे इसमें पैरेललोग्राम बनाना है, और इसमें जो पैरेललोग्राम बनाते हैं ना वो अंदर बनाते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम डी ड्रॉ DE पैरेलल टू AB intersecting BC at E। ठीक है, मुझे ना इसका मेरा स्कोप क्यों नहीं चाहिए? समझ में आ गया बच्चे? और क्योंकि ये मेरा कंस्ट्रक्शन है तो मैं इसको डॉटेड में ड्रॉ करूंगी। ठीक है, क्लियर हो गया? करवाऊं प्रूफ इसका? अच्छा, पैरेलल इसके अंदर ना ये पैरेलल लाइन ड्रॉ करने का मकसद क्या होता है? मैं पहले ही बोल चुकी हूँ ट्रेपीजियम को कैसे प्रूव करते हैं, पैरेललोग्राम से। ठीक है ना? तो पैरेललोग्राम कौन सा बना? ABDE या ABED या ABDE। ठीक है, तो पहले तो वही प्रूव कर देते हैं। तो प्रूफ में आई विल राइट AD is parallel to BE given है ना, and AB is parallel to DE, ये हमने लिया है by construction। Therefore ABED is a parallelogram। क्यों है? क्योंकि both pair of opposite sides are parallel। ठीक है, अच्छा पैरेललोग्राम का मतलब है इसकी ऑपोजिट साइड्स भी क्या होंगी फिर? इक्वल। सो देयरफॉर AB इज इक्वल टू DE। AB और किसके इक्वल है? तो इन दोनों से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? DE इज इक्वल टू DC या CD। अब इन दोनों को देखो, ये किस में आ गए? किस में आ गए? ट्रायंगल, ट्रायंगल DEC। तो ट्रायंगल DEC के बारे में आप क्या बता सकते हो? आइसोसलेस। समझ में आ गया? ये देखो ट्रेपीजियम के ना ये जो कुछ चीजें हैं ये सब में कॉमन चल रही है, आप देख लेना। आपने आइसोसलेस प्रूव किया, फिर ये वाले अगर ये बाहर भी हो तब भी और अंदर हो तब भी, तो हमारे पास आ जाएगा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। और हम ये प्रूव कर रहे हैं थ्रू आइसोसलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। इतना सबने अगर लिख लिया है तो आई इरेज द फ्यू फर्स्ट लाइन तुम्हारी वाली, मैं उसको इरेज कर दूंगी सो दैट आई कैन कंटिन्यू इट फर्दर। अब देखो मैंने ना क्या किया है, अब खुद सोचो, आपने इसको और इसको लेना है, सप्लीमेंट्री बनाना है। पैरेललोग्राम है हमारे पास, है ना, और अगर पैरेलल साइड्स ट्रेपीजियम वगैरह वो सब है। पैरेललोग्राम कौन सा है? इसके साथ अगर मैं कोई एंगल ले सकती हूँ तो कौन सा होगा पैरेललोग्राम में? क्यों होगा ये वाला? क्या है इसमें? ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो मतलब मैं कहूंगी इन पैरेललोग्राम ABED एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। और 3 का कोई रिश्ता किसी और के साथ कुछ ले सकते हैं, कुछ भी जो हमें दिख रहा है। एंगल 1 प्लस एंगल 3 क्या हो गया? क्यों है ये? लीनियर पेयर। ठीक है, और आप कह चुके हो एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल है, एंगल 3 और एंगल 4 आपस में इक्वल है। अब क्या करना चाहिए? 1 की जगह क्या लिखूं? 1 की जगह मैं लिख दूंगी एंगल 2। एंगल 3 की जगह मैं क्या लिख दूंगी? हो गया प्रूफ?
और एंगल ए प्लस एंगल सी इज 180 डिग्री। अगर ये सम 180 डिग्री है, ऑल्सो एंगल बी प्लस एंगल डी विल ऑल्सो बी 180 डिग्री सिमिलरली। अगर ये 180 डिग्री है तो बाकी दो भी 180 होंगे। और ट्रेपीजियम, अब यहाँ पे ये ट्रेपीजियम लिखना बहुत जरूरी है, ए बी सी डी इज अ साइक्लिक ट्रेपीजियम। समझ में आ गया? पैरेललोग्राम बनाकर ना, एक कॉमन चीज होती है, पैरेललोग्राम बनाने का फायदा क्या है, उसको पैरेललोग्राम किया, आपकी नॉन पैरेलल साइड्स जो ये वाला है ना, इसके इक्वल है, ये भी इसके इक्वल आ जाएगा, आपका ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हर बार बनता है। समझ में आ गया? ये कभी नहीं होगा कि हमने इसके अलावा कुछ और किया होगा। आप कोई भी प्रूफ उठाना, चाहे हमने इसको ऐसे बाहर ड्रॉ किया हो, ठीक है, आपका आइसोसेलेस हर बार बना है। उस आइसोसेलेस के साथ हमने फिर ये दो एंगल्स लिए हैं। अब क्योंकि मुझे इसको और इसको लेना है, तो 3 और 4 को मैंने रिलेट कर लिया, ऑपोजिट एंगल्स, इन दोनों में लीनियर पेयर बन गया। मान्यता कहां से लेकर आऊंगी? लीनियर पेयर से। और फिर हमने सिर्फ अपनी रिप्लेसमेंट की है, 1 की जगह मैंने लिख दिया एंगल 2, 3 की जगह लिख दिया एंगल 4, और हमारे पास रिलेशन आ गया एंगल 2 एंड 4 में, दैट दे एड अप टू 180 डिग्री, हेंस द गिवन ट्रेपीजियम इज द साइक्लिक ट्रेपीजियम, हेंस प्रूव्ड। बस इतना काम है, खत्म। समझ में आ गया? इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन जो नहीं सॉल्व हुए या कुछ समझना है आपको? मैंने आपको होमवर्क दिया था लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, है ना? और अभी मुझे जो लग रहा है कि स्टैटिस्टिक्स आपको नहीं आना, एक तो सिर्फ आपको नहीं आना डीएबी, बाकी सबको आना है, ठीक है? इंडस वर्ल्ड में भी स्टैट्स नहीं आना, है ना? आपको सरफेस एरिया, वॉल्यूम, लीनियर इक्वेशंस, कोऑर्डिनेटर्स। तो नेक्स्ट अब जब मैं स्टार्ट करूंगी ना, एक तो लीनियर इक्वेशंस करवा देती हूँ, क्योंकि इसको 2-3 क्लासेस में प्रूव हो जाएगा सारा। और उसकी ना मेजर चीज जो आपको लीनियर इक्वेशंस में करनी है, वो है स्टेटमेंट प्रॉब्लम, जो केस स्टडी में आ सकती है, ठीक है? तो उसके 4-5 क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगी। अच्छा, अब हमें करना है स्टैट्स। एक बार स्टैट्स देख लेते हैं। होमवर्क में लीनियर इक्वेशंस क्या था सबने? क्या था? हाँ जी, की शक्ल बता रही है। क्यों भूल गए? क्यों भूल गए? तुम्हारे तो पेपर में आना भी है, फिर भूल गए? आपने सीरियसली ये ले लो, लीनियर इक्वेशंस बहुत मुश्किल चैप्टर नहीं है, सिर्फ 2 या 3 दिन लगाकर आपका वो चैप्टर आराम से 2-3 क्लासेस में हो सकता है, ठीक है? अभी के लिए स्टैट्स जो हमने याद करना है, स्टैटिस्टिक्स में डेटा कलेक्शन, वो सब ऑर्गेनाइजेशन सब पता है ना हमें, ठीक है? एक्सरसाइज 14.1 सिर्फ थ्योरेटिकल पर्पस के लिए है। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा आपने ये क्लास 8 में बहुत बार किया होगा, आपको रफ डेटा दिया हुआ है, क्लास इंटरवल बनाकर उसे आप ऑर्गेनाइज करते हो, किया है ना? ये हमें ग्रुपिंग जिसे कहते थे, ग्रुपिंग ऑफ डेटा, याद है बच्चे कि नहीं याद? इजी है हमारे लिए कि नहीं? ठीक है। अब इसके ना थ्योरेटिकली जो हमने चीजें की थी, पहली चीज तो हम बनाते हैं क्लास इंटरवल्स, राइट? जैसे कि हमने लिखा 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, these all are called class intervals। हम जो कर रहे हैं वो है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये मेरे पास आपके मार्क्स पड़े हुए क्लास 9, ये क्या है मेरे पास? अनग्रुप, हर एक बच्चा है उसके मार्क्स बताए हुए हैं, ठीक है? ग्रुपिंग क्या होगी? अगर मैंने कहा 10 से 15 कितने मार्क्स, कितने बच्चे हैं? 15 to 20 में कितने बच्चे हैं? ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके 10 से 15 मार्क्स हैं? 15 से 20 मार्क्स है, 20 से 25 वाले कितने हैं? समझ में आ गया? एंड मोर देन 25, 25 to 30 वाले कितने बच्चे हैं? तो अगर मैं इस तरह से ऑर्गेनाइज करना डेटा को शुरू कर देती हूँ, इसे हम कहते हैं हमने ग्रुपिंग की। ग्रुपिंग एक होती है जब हमने क्लास इंटरवल्स फॉर्म किया एक न्यूमेरिक बेसिस पर भी, कि यार 11 मार्क्स कितने बच्चों के आए हैं, 12 कितने बच्चों के आए हैं, 13 कितने का आए हैं, ठीक है? 11 2 बच्चों के आए हैं, 12 किसी का आया ही नहीं, 13 जो है वो एक बच्चे के हैं, 25 मार्क्स 4 बच्चों के हैं। तो इस तरह जब मैंने नंबर वाइज ग्रुपिंग करना शुरू किया, उसे भी ग्रुप कहते हैं, पर उसको डिस्क्रीट कहते हैं। हमने न्यूमेरिक बेसिस पे किया है, और जो ये हमने किया है ये प्रॉपर हमने इंटरवल्स की फॉर्म में किया है, दैट्स व्हाई वी से देम क्लास इंटरवल्स।
आपने जो ये लिखा था ना 10 मार्क्स कितने के आए हैं, 12 कितने के आए हैं, है ना, तो ये सब चीजें जो हमने की थी, इसमें मैं बता सकती हूँ एग्जैक्ट किसके कितने मार्क्स हैं। अगर वो दो बच्चे हैं तो दोनों बच्चों के मार्क्स क्या है, 10। हेलो, हाँ जी ना, ठीक है। तो दो बच्चे हैं, उनके मार्क्स हैं 10 मार्क्स हैं उनके। अब अगर मैं यहाँ पर आती हूँ 10 to 15, इफ आई से देयर आर 2 स्टूडेंट्स इन दिस ग्रुप, उन दो बच्चों के एग्जैक्ट मार्क्स क्या है बता सकते हो? 10 है, 11 है, 12, 15 हो सकते हैं उनके, 15 हो सकते हैं। क्लास इंटरवल्स का रूल क्या है इसको पता है? क्लास इंटरवल्स का रूल क्या होता है? 10 इंक्लूडेड, 15 नॉट इंक्लूडेड, है ना। हाँ जी, क्या हो गया? सो 10 to 15, 15 to 20 हमारा रूल क्या होता है? 10 इंक्लूडेड, 15 नॉट इंक्लूडेड। इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल्स, ठीक है ना। इन वाले क्लास इंटरवल्स को वी से दे आर एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल्स। तो मैं जो आपको बता रही थी क्या होता है कि ये दो बच्चे हैं, मुझे पता है इनके 15 मार्क्स नहीं हो सकते, लेकिन 10, 11, 12, 13, 14 हो सकते हैं, 10.5 हो सकता है ना, 11.9 हो सकते हैं। So they can have any number from 10 to 14. 10.1 भी हो सकते हैं मार्क्स, 10.3 भी हो सकता है ना। तो इस केस को रिजॉल्व करने के लिए कि कल मुझे बताना है कि यार इनके कितने मार्क्स हैं, तो हम क्या करते हैं, हम अप्रोक्सीमेट लेते हैं। हम अप्रोक्सीमेशन कैसे करते हैं? आपका जो डेटा होता है ना, उसकी एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है, वो सेंट्रलाइज्ड होता है। सेंट्रलाइज मतलब कि मैक्सिमम जो क्लस्टर, किसी भी डेटा को देखोगे ना तो मैक्सिमम क्लस्टर सेंटर में होता है। क्लास में कितने बच्चे फर्स्ट आते हैं? एक, है ना। फर्स्ट 3 पोजीशंस लगा लो, 3 बच्चे होंगे। ऐसा तो है नहीं कि 40 की क्लास है अगर, तो 10 बच्चे फर्स्ट 3 पोजीशन बैठे हुए हैं, ऐसा होता है? मैक्सिमम 4 या 5 बच्चे होंगे, है ना। और जो बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पे होते हैं, जो नॉट सो परफॉर्मर्स होते हैं, राइट, जिसे हम कहते हैं फेल होते हैं, वो कितने बच्चे होंगे? वो भी 3-4 होते हैं। आपकी जो बाकी 40 में से मैंने 10 बच्चे निकाल दिए मैक्सिमम से मैक्सिमम, बाकी 30 बच्चे कहाँ है? एक रेंज में आते हैं जिसे हम कहते हैं सेंट्रलाइज वैल्यू है उनकी, ठीक हो गया, जिसे हम एवरेज कह देते हैं। समझ में आ गया? एवरेज का मतलब है कि वो एक डेटा के ये सेंट्रलाइज में क्लस्टर्ड होता है। हमेशा डेटा की प्रॉपर्टी होती है कि एक्सट्रीम्स में बहुत कम होगा, लेकिन जो सेंट्रलाइज्ड वर्जन होता है ना, जो मतलब इन बिटवीन वैल्यू होती है, उसमें क्लस्टर बना होता है। समझ में आ गया? तो इसके हिसाब से हम क्या करते हैं, जब हमने इस डेटा को फर्दर यूज करना है, आपको इंटरवल दिया हुआ है 10 to 15, इसमें लिखा हुआ है 2, इन 2 के कितने मार्क्स हैं? मैं 10 नहीं लिख सकती, मैं 11 नहीं लिख सकती, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वी फाइंड क्लास मार्क्स। और क्लास मार्क्स एक सिंपल सा रूल है कि 10 और 15 की एवरेज ले लो। हाँ, खुला हुआ दो। 25/2 कितना हो जाएगा? 12.5। समझ में आ गया? दैट मीन्स कि इस वाले दो बच्चों के एवरेज मार्क्स में क्या लेकर चल रही हूँ, 12.5। तो कल कोई आपसे पूछेगा ना कि क्लास मार्क्स फॉर इंटरवल,
क्लास मार्क्स फॉर इंटरवल 10 to 15, कुछ नहीं करना, उन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करना होता है। ठीक है, 10 छोटी वैल्यू है, इसको बोल देते हैं लोअर लिमिट। 15 बड़ी वैल्यू है, इसको बोल देते हैं अपर लिमिट। तो आपको ना एक फॉर्मूला बनाकर लिख दिया होगा, क्लास मार्क्स क्या होते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। और ये कहाँ यूज होता है, जब आप इसको फर्दर डेटा को मीन मीडियन मोड निकालने में यूज करते हैं। इतना क्लियर हो गया? क्लास मार्क्स समझ में आ गया? क्लास मार्क्स चूंकि एक क्वेश्चन आता भी है 1 मार्क्स का, फाइंड द क्लास मार्क्स फॉर दिस इंटरवल। तो कल आपको कहा जाए फाइंड द क्लास मार्क्स, लिखो फाइंड क्लास मार्क्स फॉर इंटरवल 10 to 25। कुछ नहीं सोचना, एक छोटी लिमिट है, स्टार्टिंग पॉइंट है, एक एंडिंग पॉइंट है। क्या करेंगे, क्लास मार्क्स क्या आएंगे, 10 प्लस, बस ये लिख दोगे 35/2, क्या मतलब 17.5, दैट्स इट। ये एक्चुअल बोर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द क्लास मार्क्स। ठीक है, डेटा आपको दिया हुआ था ऐसे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। ए पार्ट में कुछ उसने पूछा, बी पार्ट में लिखा फाइंड द क्लास मार्क्स फॉर इंटरवल 10 to 50, 25। तो सुबह से ये तो प्रिंटिंग करेगा जी, कुछ नहीं सोचना। उसने आपको कहा हुआ है 10 to 25 के क्लास मार्क्स बताओ, दोनों को ऐड करो, डिवाइड बाय 2। समझ में आ गया क्लास मार्क्स क्या होते हैं? स्टैट्स में क्लियर हो गया ना व्हाट आर क्लास मार्क्स? ऑर्गेनाइजेशन सबको आती है, ठीक है कि नहीं? वी नो हाउ टू ऑर्गेनाइज द डेटा। रेगुलर अगर ऐसा चलता हो, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन देखो एक्सरसाइज 14.2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, इनकी हम पूरे टेबल बनाने हो तो आराम से बना लेंगे। हाँ? नहीं आएगा ना, मैं तो भी कह रही हूँ, हम बना लेंगे ना, कोई मुश्किल नहीं है इसमें, है ना? हमें डेटा दिया हो उसको ऑर्गेनाइज हम कर सकते हैं, है ना? अब जो नेक्स्ट स्टैट्स में आपको आता है, स्टैट्स का नेक्स्ट जो हमारा कन्वर्जन या टॉपिक जो होता है वो होता है कि डेटा हमें दिया होता है इस फॉर्म में। देखो अगर दिया हुआ है 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, सबसे आसान फॉर्म है, जैसे लिखा हो 10, मान लो मुझे ये डेटा दिया हुआ है 20 to 30 में लिखा हुआ है 3, यहाँ लिखा हुआ है 14, फिर लिखा हुआ है 12, 50 to 60 8, 60 to 70 18, 70 to 80 10, 80 to 90 23, and 90 to 100 12। ये डेटा दिया हुआ है, ये सबसे आसान डेटा होता है, कुछ नहीं मतलब पका पकाया हमें दे दिया। इसमें बार ग्राफ बनाना हो आपने, जिसको हम बार ग्राफ नहीं कहते, हम कहते हैं हिस्टोग्राम। ठीक है, बार ग्राफ और हिस्टोग्राम्स में क्या फर्क होता है? हाँ जी बिल्कुल, हिस्टोग्राम में ना गैप नहीं होता, आपके जो बार्स है वो जुड़े होंगे आपस में। समझ में आ गया? और जो बार ग्राफ होता है ना, वो एक चीज जो होती है, उसकी जो एक पैरामीटर होता है ना, वो हमारा क्वालिटेटिव होता है कि कितने बच्चे टीवी देखते हैं, कितने बच्चे बुक्स पढ़ रहे हैं, कितने बच्चों ने स्पोर्ट्स क्लास ज्वाइन की है, कितने बच्चों ने ये वाली क्लास ज्वाइन की है, कितने बच्चे रूबिक्स में जा रहे हैं, राइट, कितने बच्चे जिमनास्टिक्स में जा रहे हैं। तो जब हमने एक क्वालिटेटिव फैक्टर के साथ किसी डेटा को ऑर्गेनाइज किया होता है, आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं जो इस क्लास से आ जाए, आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं जो ये वाली क्लास जाएंगे, तो उसमें हम बार ग्राफ ड्रॉ करते हैं। हिस्टोग्राम क्या होता है, व्हेन वी हैव बोथ द पैरामीटर्स इन नंबर्स, कितने मार्क्स है 20 to 30 वाले बच्चे कितने हैं, तो मैंने यहां पर भी नंबर्स लिखे हैं और यहां पर भी फ्रीक्वेंसी जो है वो नंबर्स में आई है। क्लियर हो गया? उसमें बनता है हमारा हिस्टोग्राम, तो आपको जो आएगा वो हिस्टोग्राम हो। समझ में आ गया डिफरेंस दोनों में क्या है? पहली चीज हमारे पास आएगी हिस्टोग्राम। इसमें हिस्टोग्राम बनाना हो आसान है, स्केल लोगे, है ना? स्केल क्या होता है, कैसे लोगे? यहाँ पर विल राइट 0, ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस, है ना? बनाओ चलो इसको, एज अगर ग्राफ पेपर नहीं है तो रफ ले लो। द ओनली थिंग दैट वी रिक्वायर हियर इज, सच में कहूं अगर मुश्किल आती है ना आपको, तो सिर्फ
So if I have this bar graph मेरे पास है, इसके जगह यहाँ पे चले, एक मिनट, उस पे भी होगा। ठीक है ना? तो अगर मैं इससे स्टार्ट करती हूँ, डेटा था हम ना हमारे पास, तो आई ड्रॉ माई वाई एक्सिस हियर, वही वाला जो आपको दिया था अभी मैंने। नहीं बच्चे, ऐसे ही दिया मैंने, ठीक है, बुक से नहीं दिया अभी कुछ भी। ये आपका एक्स एक्सिस आएगा, ये वाई एक्सिस, यहाँ पे लिखोगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, वाई एक्सिस पर, और एक्स एक्सिस पे हम लिखते हैं मार्क्स। इतना क्लियर है बच्चे सबको? यहां तक डाउट्स? ठीक है, मेक श्योर योर लाइंस आर स्ट्रेट। यहाँ पर ना, जैसे यहाँ पर मेरी लाइन टेढ़ी हुई है ना, ये दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ द पिक्चर, इसकी पिक्चर क्लिक की है, इस वजह से टेढ़ी हुई है, आपकी लाइन जैसे टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ओवरलैपिंग बिल्कुल प्रॉपर एग्जैक्ट हो, ब्रेक ना हो लाइन में, कैसे लगाई है, फिर यहाँ से छोड़कर ऐसे जो शुरू कर देते हो ना, यहाँ तो नहीं आ रहा, ऐसे करते हो फिर ऐसे थोड़ा सा आता है, ये ब्रेक्स ना हो हमारी लाइन। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। पेंसिल्स बिल्कुल शार्प रखना, स्केल जो है यूजुअली आप लोग 30 वाला 50 वाला लेके चलते हो, मेक श्योर 30 वाला स्केल हो, आराम से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो। ठीक है, क्योंकि ग्राफ पेपर में स्कोर करना सबसे आसान है। फिर जरूरी होता है इसका स्केल लिखना। हमारे पास डेटा जो मैंने आपको दिया था वो था 20 to 30 वाला, 20 to 30, 30 to 40, याद है ना ये वाला, है ना? तो हमारे एक्स एक्सिस पे मार्क्स प्लॉट होंगे, 20 से स्टार्ट कर रहे हैं, है ना? तो ये 0 के बाद नंबर कौन सा आएगा? मैं स्केल अगर ले रही हूँ, आपका ना जो डिफरेंस होता है यहां से लेकर यहां तक का, ये होता है 1 सेंटीमीटर। स्केल लेकर अगर आप मेजर करोगे ना बार को, अपने ग्राफ को, तो ये 1 सेंटीमीटर आता है। समझ में आ गया? तो मैं क्या करूंगी अब, स्केल लिखेंगे along the x axis, मैं क्या लूंगी, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मार्क्स। तो 0 के बाद क्या आना चाहिए? 0 के बाद क्या आना चाहिए? 10। फिर उसके बाद 20। तो अगर मैं 10 से स्टार्ट करती हूँ, ये 10 लिखा, ये 20 लिखा, ये 30 लिखा, है ना? डेटा मेरा कहां से स्टार्ट होगा? 20 से। मेरे पास तो 20 30 वाला है, 10 to 20 में तो 0 है, राइट? तो समटाइम्स जो होता है ना, हमारा ग्राफ जो है या हमारे नंबर्स हैं वो 100 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इनिशियल वाले हमें नहीं चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम कहते हैं जो इनिशियल वाले नंबर्स है ना हमारे, वो हमें नहीं चाहिए। उसके लिए मैंने क्या किया, उनको इरेज कर दिया। इट इज समथिंग लाइक सेइंग, मैंने अपने पेपर को इस तरह से फोल्ड कर दिया कि ये यहां से मत करो, कल मैं अगर यहां से लेकर चलती हूँ, राइट? एक सिंपल सा प्रोसेस आई फॉलो, जब मुझे अटेंडेंस शीट ना दोबारा से लिखनी होती है हर मंथ की, इफ आई हैव टू चेंज इट, है ना, तो मैं क्या करती हूँ, नेम्स दोबारा से कॉपी करने के लिए सेम उसी ऑर्डर में, और बार बार पेजेस को मुझे चेंज ना करना पड़े, सो व्हाट आई डू इज, मैंने क्या किया, ये ऐसे था, इसे फोल्ड करके ऐसे लेकर आ दी, लाइन वाइज लगा दिया। इसी को बोलते हैं कि जो मुझे एक्स्ट्रा पेपर नहीं चाहिए था उसे मैंने ऐसे फोल्ड कर दिया, कि ये इंफॉर्मेशन इन बिटवीन वाली नहीं चाहिए, इसके बाद का डेटा पढ़ लो। समझ में आ गया? किंक बेसिकली वो होता है कि इनिशियल वाले नंबर्स मुझे नहीं चाहिए, आप ओपन करोगे स्केल वैसा ही चलता रहेगा, लेकिन मैंने स्टार्ट किया है इसको 20 से, कि डिफरेंस 20 का नहीं है, डिफरेंस 10 का है, लेकिन इनिशियल वाले नंबर्स मुझे चाहिए नहीं थे। मैं 100 से स्टार्ट करी हूँ, 100 to 110, तो इनिशियल की 100 वैल्यूज मुझे नहीं चाहिए, मेरे स्केल में जगह नहीं है दिखाने की, तो मैंने स्टार्ट किया इसको, आई विल स्टार्ट फ्रॉम, ठीक है, आई विल स्टार्ट फ्रॉम 10, फ्रॉम 20, यहां से 20 लिखा, फिर 30, फिर 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। अब जो y एक्सिस पे नंबर थे वो थे 3, 14, 12, 8, 18, 10, 23, 12।
क्या, वो तो बच्चा स्केल वैसा ले लो ना। ठीक है, तो अब इसमें मैं स्केल क्या लेती हूँ, आई सी मैक्सिमम नंबर जो है 23 है, तो आई कैन टेक द स्केल ऑफ 2 ऑल्सो, है ना, कि ये जो 1 सेंटीमीटर है, तो वाई एक्सिस पे स्केल क्या होगा, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2, और यूनिट हमने क्या यूज किया हुआ है, स्टूडेंट, तो ये आ जाएगा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, काफी है इतना, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24। अब पहला डेटा है 3, तो 3 कहां पर आएगा, 2 और 4 के इन बिटवीन, समझ में आ गया ये। फिर आएगा 14, शो कर लेंगे इसको, ये ड्रॉ करना तो आसान है, हिस्टोग्राम बन गया, ये तो हो जाएगा। अब मुश्किल पता कहाँ आती है, ये तो हमारा ड्रॉ हो गया डेटा, आपने इसे ड्रॉ कर लिया, मुश्किल तब आती है, नेक्स्ट लिखो, व्हेन द क्लास इंटरवल्स आर इंक्लूसिव। ठीक है, हमारा डेटा सेकंड फॉर्म का होता है, व्हेन द क्लास इंटरवल्स आर इंक्लूसिव। अच्छा, उससे पहले ना, इससे पहले एक बार ना ये वाला जब आप लिख रहे हो 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, इसमें इन चीज को लिख लो कि दीज आर द लोअर लिमिट्स, ये जो होती है ये हमारी क्या है, अपर लिमिट्स। ठीक है, दिस इज लोअर लिमिट, दिस इज अपर लिमिट। फिर एक टर्म होती है क्लास विड्थ, जिसे हाइट भी कह देते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। और फिर एक चीज आपको दी हुई है, क्लास मार्क्स, जिसे आप लिखते हो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। इतना क्लियर है हमें, यहां तक कोई कंफ्यूजन, इसके ना एमसीक्यू जरूर कर लेना, ऑब्जेक्ट उसमें से अपने एग्जाम्पल में से, काफी कुछ उसमें दिया हुआ है। ठीक है, अगर आपको कुछ ऐसा दिया हो, द क्लास मार्क्स ऑफ अ क्लास मार्क्स आर 27.5, लोअर लिमिट इज 25, फाइंड अपर लिमिट, इस चीज को लिख लो। ऐसा क्वेश्चन आता है स्टार्ट में, तो हम क्या करेंगे, क्लास मार्क्स कैसे निकलता है, क्लास मार्क्स कैसे निकलते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, और ये किसके इक्वल आएगा, 27.5, तो आप लिखोगे 25 प्लस एक्स, 2 इज इक्वल टू 27.5, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 30, तो आपकी अपर लिमिट कितनी हो गई, यहां पर आप लिखोगे 30। समझ में आ गया ना ये। ठीक है, फिर बता क्या दिया होता है आपको, किस तरह से क्वेश्चन दिए होते हैं, लिस्ट ऑफ क्लास मार्क्स दिया हुआ है, मान लो 27.5, 32.5, 37.5, 42.5, 47.5, ड्रॉ या what is the class interval, what is the class interval corresponding to, corresponding to
क्लास मार्क्स 42.5। ये ना एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम्पलर में भी ऐसा ही दिया होगा। ठीक है, क्लास मार्क्स के क्वेश्चंस अगर मैं करवाऊं आपको तो यही 2-3 क्वेश्चंस बनते हैं जो बार बार रिपीट मोड में मतलब आपको दिख जाएंगे पेपर्स में। तो क्लास मार्क्स निकालो, इंटरवल दिया हुआ है, या अपर लिमिट लोअर लिमिट में से एक मिसिंग है, दूसरी निकाल दो, क्लास मार्क्स दिए हुए हैं। या फिर आपको लिस्ट ऑफ क्लास मार्क्स दे दिया, इससे पूरा टेबल बना लो। कैसे बनाएंगे? ठीक है, इन क्लास मार्क्स में डिफरेंस कितना है दिख रहा है सबको? डिफरेंस इन क्लास मार्क्स कितना है? 5। तो जो ये डिफरेंस होता है ना, आपने कहना है वही क्लास हाइट होगी। समझ में आ गया? क्लास हाइट कितनी हो जाएगी इस केस में? हम लिखेंगे 32.5 माइनस 27.5 इज इक्वल टू 5। ठीक हो गया? क्लास मार्क्स है 32, 40, 37, 42, 47। तो इसी के बेसिस पर जो ये डिफरेंस आता है ना, क्लास इंटरवल्स का भी उतना ही डिफरेंस होगा, या क्लास हाइट या क्लास विड्थ या क्लास साइज, इसे क्लास साइज भी कहा जाता है। कितनी होगी? 5। समझ में आ गया? क्लास साइज का मतलब क्या है कि मान लो अगर मेरी फर्स्ट वैल्यू लेट मी से 0 है, लोअर लिमिट 0 है, तो अपर लिमिट क्या होगी? क्लास हाइट का मतलब है अपर लिमिट कितनी होगी? 5। अगर नेक्स्ट 5 है तो फिर क्या होगा? 10, है ना? यही पता लग गया ना? मतलब अगर फर्स्ट वैल्यू x है तो नेक्स्ट क्या होगी? किसका है क्लास मार्क्स? किसके हमें निकालने हैं? ये 42.5 का। तो इसकी लोअर लिमिट x, अपर लिमिट x प्लस 5, इनको ऐड करके डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 42.5 आएगा। समझ में आ गया? और इसके बेसिस पर आप पूरा पूरा का पूरा टेबल भी बना सकते हो। इसे लिख लो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको क्लास मार्क्स दिए होते हैं, फाइंड द क्लास इंटरवल कॉरस्पॉन्डिंग टू क्लास मार्क्स दिया होगा। समझ में आ गया? ये एग्जाम्पलर का ही क्वेश्चन है, नॉट इन द सेम फॉर्म, ऑफ कोर्स कोई डिफरेंट डेटा हो सकता है, पर आपका क्वेश्चन इसी में होगा। समझ में आ गया बच्चे? बताओ इसका आंसर क्या होगा? गौतम, अस्मी, लक्षित, आहिल, तानवी, शिवेन, मन्नत, मान्या नहीं आई ना आज, धृति, ऋषिता, शुभी, लव्या नहीं आया, नव्या इज हेयर, आदित्य इज हेयर, बिस्मीत, आरुष, कायशा, ईश्वी, सृष्टि, सूरज, एक जसलीन नहीं आई, है ना? जसलीन इज नॉट, जसलीन आई नहीं आई। कितना आंसर आता है बच्चे? 40, 42, 45। x प्लस 5, इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, 85 आ जाएगा। 2x इज इक्वल टू 80, x इज इक्वल टू 40। तो हमारा इंटरवल क्या हो गया? 40 to 45। और इसके बेसिस पर हम पूरा चार्ट भी बना सकते हैं कि अगर इसकी लोअर लिमिट 40 है, अपर लिमिट 45, तो यहाँ होगा 45, फिर होगा 50, फिर होगा यहाँ पर 45, और यहाँ सॉरी यहाँ पर आएगा 35, और ये हो जाएगा 40, यहाँ पर हो जाएगा 32। ठीक है, एंड दिस विल बी 25 to 30। समझ में आ गया ना ये? चलो, क्लास होगा।